वेलकम टू एनएस ट्रेनिंग एडवांस एक्सेल बूट कैंप। और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम स्टडी करेंगे कि डेटा एंट्री एक्सेल में क्या होती है। डेटा एंट्री हम कौन सी वेबसाइट्स पे जाके डेटा एंट्री कर सकते हैं और डेटा एंट्री में एक्चुअली क्या चीज़ें कवर करते हैं। इसके अलावा जो एक्सेल की कन्वर्जन्स होती हैं, पीडीएफ टू वर्ड, इमेज टू एक्सेल, और हर तरह की कन्वर्जन्स कैसे हम परफॉर्म करते हैं ये हम देखेंगे। और एक्सेल में डेटा एंट्री में हम कौन से शॉर्टकट्स को यूज करके डेटा एंट्री अपनी फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमें इसमें देखना है। इसके अलावा एडवांस एमएस एक्सेल का कोर्स एनएस ट्रेनिंग की तरफ से जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। पर कोर्स जो है वो चार्जेस होते हैं ₹1000। अगर आप 2 कोर्सेज का पैकेज अवेल करते हैं तो आपको 1500 में जो है वो 2 कोर्सेज का पैकेज मिलता है। और आपको 4 कोर्सेज का पैकेज ऑफर किया जाता है 2500 में डिस्काउंटेड प्राइस पे, और 6 कोर्सेज का आपको पैकेज ऑफर किया जाता है 3500 में। अपनी मर्जी का आप कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप 1 कोर्स लेते हैं तो उसके पैकेज होता है 1000 का। और अगर आप फिर एक से ज्यादा कोर्स लेते हैं, जैसे 2 कोर्सेज हैं, फिर उस पर आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। उसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे 2 कोर्सेज के 1500 का पैकेज है, 4 का 2500 का, और 6 कोर्सेज का जो पैकेज है वो 3500 का। तो एनएस ट्रेनिंग जो है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो एससीसीपी से रजिस्टर्ड है, एफबीआर से रजिस्टर्ड है। ये सिंस 2020 से तो है ये रजिस्टर्ड कंपनी है जो आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करती है इतनी लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर। और हर कोर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप लोग को जो है वो हर कोर्स के अंदर बहुत कुछ कवर करवाया जाता है। 8 टोटल क्लासेस होती हैं हर कोर्स की। जैसे कोई भी कोर्स आप एनएस ट्रेनिंग की तरफ से लेते हैं तो उसके जो टोटल लेक्चर्स होते हैं वो 8 आवर्स के होते हैं, यानी कि 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं 8। वीकेंड के ऊपर हमारी क्लासेस होती हैं हर वीक में। 2 डेज फिक्स हैं क्लासेस के, जिन पे क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। और जो हमारे वीक डेज है क्लासेस के लिए वो है मंडे और फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। जैसे कि एडवांस एक्सेल है तो एडवांस एक्सेल का कोई बैच मंडे और फ्राइडे का होता है, और इसी तरह से कोई बैच जो है वो उसका संडे और सैटरडे का होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से बैच में इन्वॉल्व। तो हर बैच के 8 लेक्चर्स होते हैं। 8 लेक्चर्स के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट होता है। आउटलाइन आप एनएस ट्रेनिंग के इंस्टाग्राम पेज पर जाके देख सकते हैं। डिफरेंट पैकेजेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, हर कोर्स की डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फर्दर क्यूरी है, वो एक तो वो आज की क्लास में आंसर हो जाएगी, और सेकेंडली आप जो है वो उनके इंस्टाग्राम पेज पे मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट करके अपनी कोई भी क्यूरी रिलेटेड टू एनी कोर्स आप जो है वो इंक्वायर कर सकते हैं। तो जिनको भी आवाज नहीं आ रही ना, उनके माइक्स नहीं कनेक्टेड, इस वजह से जो है वो उनको मेरी ऑडियो नहीं जा रही। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अच्छा, मेरा नाम आतिका जाहिद है और मैं एनएस ट्रेनिंग के अंदर एमएस ऑफिस का कोर्स भी करवाती हूँ। एमएस ऑफिस के कोर्स के अंदर हम एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड जो है वो कवर करते हैं। और उसकी जो डिटेल है वो आपको इंस्टा पेज पर आउटलाइन मिल सकती है। हमारा बूट कैंप भी जो है वो कंडक्ट हुआ है, उसका 8 to 9, जिसमें हमने कोर्स की डिटेल भी डिस्कस की है, और पावर पॉइंट के अंदर एक इंगेजिंग प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया। अगर किसी का बूट कैंप मिस हो गया और वो इंटरेस्टेड है एमएस ऑफिस के अंदर, तो आप रिकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मैं एडवांस एक्सेल का कोर्स करवा रही हूँ, और मैं सी फाइनलिस्ट हूँ। आई एम डूइंग माई आर्टिकल स्क्रिप्ट फ्रॉम केपीएमजी। और साथ जो है मेरी एनएस ट्रेनिंग के साथ भी जॉब है, एमएस ऑफिस की और एडवांस एक्सेल के कोर्स। तो एडवांस एक्सेल के कोर्स में हम क्या कवर करते हैं ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है डेटा एंट्री एंड एक्सेल। अब एक्सेल में डेटा एंट्री क्या चीज होती है? डेटा एंट्री का मतलब होता है, जो कि आपको नाम से पता चल रहा है, डेटा एंटर करना। जब आप कहीं भी डेटा एंटर करते हैं ना, जैसे कि आप वर्ड में डेटा एंटर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और पावरपॉइंट में डेटा एंटर कर रहे हैं या एक्सेल में कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेटा एंट्री। अब ये एक ऐसा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें कवर होती है। अगर आपको कोई कहता है कि एक्सेल के अंदर मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, तो वो भी एक डेटा एंट्री है। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा एंट्री की क्या क्या टाइप्स होती हैं, उसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं, क्या हम शॉर्टकट्स को यूज करके डेटा एंट्री फास्टेस्ट से फास्टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री की वेबसाइट्स कौन सी हैं जहाँ पे हम अपने स्किल को फ्री लॉन्च कर सकते हैं और वहां से अर्निंग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एंट्री की टाइप्स। अच्छा, आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है ना, वो मैं लास्ट 15 मिनट्स आप लोग को दूंगी, तो उसमें आप इंक्वायर कर सकते हैं रिलेटेड टू कोर्स। और आज का जो बूट कैंप है उससे रिलेवेंट आपके जो भी क्वेश्चंस है वो लास्ट 15 मिनट्स में आप इंक्वायर कर सकते हैं। वॉइस क्लियर है मेरी? सबको वॉइस का इशू तो नहीं है? मेजोरिटी आंसर करे प्लीज। मेरी वॉइस का इशू तो नहीं है? सबको क्लियर है तो यस कर दें। ओके गुड। फिर अगर किसी को इशू आ रहा है ना एक दो को, तो वो फिर उनकी अपनी नेट की डिस्टॉर्शन का इशू होगा शायद। अच्छा, अब बात करते हैं डेटा एंट्री की टाइप्स क्या होती है। एक्सेल में सिंपल डेटा एंट्री होती है, यानी कि आपको जो भी क्लाइंट आपसे वर्क करवाना चाह रहा है या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। वो आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किया जा सकता है कि ये मेरे पास हार्ड कॉपी है, इसको मुझे एक्सेल में डेटा एंटर करके दो। तो वो भी डेटा एंट्री होती है। आप अगर क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको कोई इमेज प्रोवाइड की जा सकती है कि ये मेरे पास इमेज है और इसमें जो भी डेटा लिखा है उसको मुझे एक्सेल में डेटा एंटर करके दो। इसके अलावा आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा सकती है कि पीडीएफ के अंदर जो भी डेटा है उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके दो, या फिर एक्सेल में डेटा एंट्री उसकी करके दो। ठीक है, तो ये सारी जो है वो डेटा एंट्री की टाइप्स होती हैं। इसके अलावा जो है वो, ये देखिए, इस तरह का डेटा जो है वो हम एक्सेल में एंटर कर सकते हैं कि अगर आपको सिंपली कोई इमेज प्रोवाइड कर दी जाती है और आपको कहा जाता है कि एक्सेल में सिंपली डेटा एंटर करना है, तो वो आप टाइपिंग करके खुद कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इसका एक शॉर्टकट की होती है। इसका एक शॉर्ट वे ये है कि आप अगर आपको कोई इमेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, कि आप ये जो भी इस पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है उसको एक्सेल में एंटर करके दो, तो इसका एक तरीका होता है, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर जाके आपने एक्सेल इंस्टॉल कर लेना है मोबाइल के अंदर। जब हम मोबाइल में एक्सेल इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो वो जब आप उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, तो आप किसी भी सेल में क्लिक करें, उस सेल में क्लिक करके आपको वहां पर नजर आएगा। अगर आप बॉटम पे देखें तो आपको कैमरा की ऑप्शन नजर आएगी, कैमरा बना होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कैमरा एक्टिव हो जाएगा आपका। और जिस भी चीज को आपने, जिस भी इमेज को आपने एक्सेल में कन्वर्ट करना है ना, एक्सेल में जिसकी डेटा एंट्री करनी है, आप उसकी पिक्चर ले लें। पिक्चर लेने के बाद आप उसको क्रॉप कर लें। आप देखेंगे कि जो आप मोबाइल यूज किया है उसके थ्रू जो आपकी इमेज है, उसका डेटा जो है वो उसने आपको कन्वर्ट करके दे दिया है एक एक्सेल की शीट के अंदर। फिर आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उससे आप अपनी शीट सेंड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। और व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो आप लैपटॉप में सेंड कर दें, किसी को भी सेंड करते हैं, अपने दूसरे नंबर पे सेंड कर दें, या किसी फैमिली ब्रदर सिस्टर को सेंड करता है। फिर आप लैपटॉप से व्हाट्सएप डेस्कटॉप कनेक्ट करके जो आपने वहां पर फाइल की डेटा एंट्री किया है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो 100% एक्यूरेट काम तो आपको नहीं करके देगा, लेकिन आपका 70% काम वहां से हो जाएगा। बाकी की एक्यूरेसी आप टाइपिंग करके खुद से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई सिंपल डेटा एंट्री कि अगर आपको कोई दे दे इमेज, जो कि ज्यादातर यही होता है कि इमेज प्रोवाइड कर दी जाती है, हार्ड कॉपी में डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसको आपने कन्वर्ट करना होता है एक्सेल में। अब जाहिर है अगर आपको कोई इमेज प्रोवाइड की गई है वो नहीं क्लियर, आप उससे कॉपी भी नहीं कर सकते डेटा। ठीक है, इस तरह से कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और एक्सेल में जो है वो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो अगर आपको जो है वो कॉपी पेस्ट भी आप किसी इमेज से नहीं कर सकते, अगर आप इमेज से कॉपी पेस्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसका एक यही तरीका है कि आप मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से एक्सेल डाउनलोड करें, एक्सेल ओपन करें। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, तो किसी भी सेल में आप क्लिक करेंगे ना, बॉटम पे आपके पास कैमरा की ऑप्शन आएगी, वहां पर क्लिक करके आप जो है वो उसकी पिक्चर लें, जिस भी इमेज को आपने कन्वर्ट करना है एक्सेल में, और वो आपको कन्वर्ट करके दे देगी। सेकेंडली, आप कैम स्कैनर को यूज कर सकते हैं। कैम स्कैनर के थ्रू भी आप कन्वर्जन्स परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास कोई इमेज है और उसको आपने एक्यूरेसी के साथ जो है वो कन्वर्ट करना है एक्सेल की शीट में, तो आप कैम स्कैनर उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कैम स्कैनर का ना प्रीपेड वर्जन होता है। अगर आप, ये आपके डेली रूटीन का काम है, आपको डेली बेसिस पर जिसके लिए भी आप काम करें, चाहे प्रैक्टिकल ऑफिस में काम करें या ऑनलाइन काम करें, आपको डेली बेसिस पर ऐसी शीट्स मिलती रहती हैं और डेटा को कन्वर्ट करना होता है आपने एक्सेल में। तो फिर आप एक काम करें, कैम स्कैनर का ना वर्जन बाय कर लें। मतलब वो जो है प्रीमियम होता है उसका, वो होता है 200 पर मंथ। तो आप वो बाय कर सकते हैं और इसके थ्रू इजीली आप जो है वो अपनी कन्वर्जन्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये आप तब करें जब आपको जो है वो ज्यादा ऐसा काम करना पड़ा है। अगर आपने करना ही एक दो बार है, तो फिर आप मोबाइल पे एक्सेल डाउनलोड करके उससे ये काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल डेटा एंट्री कि अगर हमने टाइपिंग करनी है। और अब बात करते हैं कि कन्वर्जन्स की, कि अगर आपको जो है वो कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है कि एक सिंपल आपके पास पीडीएफ है और उसको जो है वो आपने एक्सेल में कन्वर्ट करना है, या फिर आपके पास एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है और उसको आपने एक्सेल में, उसके अंदर कोई डेटा लिखा हुआ है एमएस वर्ड में, कोई सपोज कि कोई टेबल है या कोई भी न्यूमेरिकल डेटा,
और उसको आपने एक्सेल में कन्वर्ट करना है। अब ये क्लाइंट आपसे करवाता क्यों है, उनके पास एक्चुअली में नहीं होता इतना टाइम कि वो ये काम खुद करें या फिर अपनी एम्प्लॉय से करवाएं, तो वो फिर इसको फ्री लॉन्च कर देते हैं। और हमारे पास क्योंकि होती हैं ट्रिक्स, अच्छा अगर इस तरह का क्लाइंट आपको कोई काम देता है ना, तो वो फिर आपको टाइम लिमिट भी कम देता है, 1 दिन, या फिर जो उसको लग रहा होता है कि अगर ये खुद से टाइप करके करे तो उसको 1 दिन लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर आपको टाइम देता है। लेकिन अगर आपको जो है वो इस तरह की ट्रिक्स आती हैं, तो आप उसको 1 घंटे के अंदर ये काम करके दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पीडीएफ कन्वर्जन्स की, कि अगर हम कन्वर्जन्स यूज करना चाहते हैं एक्सेल की या किसी भी फाइल में, ठीक है, एमएस वर्ड टू एक्सेल, एक्सेल टू एमएस वर्ड, पीडीएफ टू एमएस वर्ड, और इस तरह से कोई भी कन्वर्जन्स परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट है, आपने ना क्रोम पे आना है और सर्च करना है ilovepdf.com। और ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप नंबर ऑफ कन्वर्जन्स परफॉर्म कर सकते हैं, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, एक्सेल टू पीडीएफ, पावरपॉइंट टू वर्ड, तरह तरह के आप इसके अंदर कन्वर्जन्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके अंदर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। जितनी ज्यादा ये आपकी क्वालिटी मेंटेन हो सकती है ना, उतनी ये मेंटेन करके आपको कन्वर्जन्स परफॉर्म करके देता है। अब ये देखिए, वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई और यहाँ पर इसकी कन्वर्जन ऑप्शंस आ रही है। मर्ज पीडीएफ के, अगर आपने कुछ पीडीएफ को आपस में मर्ज करना हो, पीडीएफ एक पीडीएफ है और उसको 1 से 2 3 पीडीएफ के अंदर स्प्लिट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। कॉम्प्रेस, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, वर्ड टू पीडीएफ, एंड देयर आर सो मेनी कन्वर्जन ऑप्शंस जो आप परफॉर्म कर सकते हैं इस वेबसाइट को यूज करके। अब एक्सेल टू पीडीएफ की ऑप्शन भी है और पीडीएफ टू एक्सेल की ऑप्शन भी है। तो कोई भी अगर आपको पीडीएफ के थ्रू डेटा एंट्री प्रोवाइड की जाती है, तो आप जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। लाइक मैंने क्लिक किया पीडीएफ टू एक्सेल, और यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, जिसको भी मैंने एक्सेल में कन्वर्ट करना है, उसको मैं यहाँ से कर लूंगी सिलेक्ट। जो भी फाइल आपने जो है वो कन्वर्ट करनी है पीडीएफ के अंदर, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ टू वर्ड में जिसकी कन्वर्जन करनी है, और कुछ ही देर में जो है वो आपको कन्वर्ट होके यहाँ पर फाइल मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, जाके अपनी ओके कर लेंगे, तो आपको जो है वो फाइल कन्वर्ट होके मिल जाएगी। अब यहाँ पर कन्वर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन आया था, जैसे मैंने क्लिक किया तो कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल की ऑप्शन आ रही है। यहाँ से जो है वो हम फाइल अपनी डाउनलोड कर लेंगे जो कि कन्वर्ट हो चुकी है। ये मेरे जो फाइल अभी यहाँ पर अपलोड की है, वो सिंपली जो है वो टेक्स्ट फाइल थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ था। ये देखें, ये मेरे पास फाइल थी जिसको मैंने एक्सेल के अंदर कन्वर्ट किया, और ये कन्वर्ट होके जो है वो इसका ये फॉर्मेट बना है। क्योंकि ये सिंपल एक टेक्स्ट फाइल थी, तो उसने मुझे इस तरह से कन्वर्ट करके दिया। अब एक्सेल में क्योंकि सेल्स होते हैं ना, तो उसने इस टेक्स्ट फाइल को, जो कि सिंपली ये टेक्स्ट फाइल थी, उसको एक्सेल में इस तरह से कन्वर्ट करके दिया। तो इस तरह से आप जो है वो ilovepdf.com को यूज करके अपनी कन्वर्जन्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गई सेकंड डेटा एंट्री की टाइप, कि आपको जो है वो एक सिंपल डेटा एंट्री करने के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है, आपको पीडीएफ कन्वर्जन्स करने को की जा सकती है। और इसके अलावा जो है वो आपको स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करने को बोला जा सकता है, कि डेटा एंटर आपके पास ऑलरेडी हुआ है और आपको आस्क किया जा सकता है कि आप इसके अंदर स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग करते हैं। यानी एक ये ऑप्शन हो सकती है कि डेटा एंट्री भी करें और साथ फॉर्मेटिंग भी करके दें, और एक ये हो सकती है कि डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है और जैसा वो आपको बता रहे हैं उसको उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करके दें। जिस तरह से ये एक सिंपल डेटा था जिसको मैंने बस ऐसे ही एंटर किया हुआ है। अब ये डेटा है तकरीबन 1050 प्लस, इसमें रोज है और 7 कॉलम्स हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको कहा जा सकता है। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम नंबर ऑफ सेकंड्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं कुछ कीज के साथ। अभी मैं क्या करूंगी, अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से करनी है, सपोज कि उन्होंने आपको एक पिक्चर प्रोवाइड कर दिया है कि इस पिक्चर में जैसी फॉर्मेटिंग है, हमें इस डेटा की ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए, और आपको जो है वो पिक्चर प्रोवाइड कर दी।
अब आप उस पिक्चर को गौर से देखेंगे कि उसके अंदर एक्चुअली कौन से कलर्स और कौन से फोन कलर्स, कौन से हाईलाइट्स यूज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उसकी कन्वर्जेंस परफॉर्म कर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन स्टाइल भी चेंज है। मैंने यहाँ पर फोन स्टाइल यूज किया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन मेरा फेवरेट फोन स्टाइल है, जो कि मेरे ऑफिस में भी मोस्टली जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ही यूज होता है। और जब हम कोई रिसर्च पेपर क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी टाइम्स न्यू रोमन फोन स्टाइल यूज होता है। इसके अलावा जो है वो आप एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं ये स्टाइल। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो आपके पास ये प्रेजेंट होके आता है इस फोन स्टाइल के साथ। अब सेकंड जो है वो मुझे यहाँ पर लगाने हाईलाइट्स। बल्कि आप देख सकते हैं कि हर कॉलम के दरम्यान में एक कॉलम इंसर्ट हुआ हुआ है। और वो कॉलम इतना है कि बस दूसरा कॉलम उससे सेपरेट है, पहले वाले से सेपरेट है, डी वाला कॉलम बी से सेपरेट है। क्योंकि सी की जो विड्थ है ना वो इतनी कम है कि उन दोनों को बस आपस में सेपरेट कर रहा है। तो सी का जो पर्पस है वो ये है कि बी और डी कॉलम को आपस में सेपरेट किया जा सके। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल स्पेस से मैंने कॉलम सिलेक्ट किया। अच्छा, ये जो शॉर्टकट कीज है ना, अभी हम बस ऐसे ही डेटा एंट्री के लिए डिस्कस कर रहे हैं। वो आप अपने पास नोट पैड रख के इसको नोट कर सकते हैं। फर्दर जब हम कोर्स में इस चीज को डिस्कस करते हैं तो सारी शॉर्टकट कीज जो है वो उसके लिए मैंने फाइल भी बनाई हुई है। आपको फाइल प्रोवाइड की जाती है जो भी हम कोर्स में डिस्कस करते हैं शॉर्टकट कीज। और उसमें एडवांस शॉर्टकट कीज भी हैं और उसमें जो है वो सिंपल एक्सेल की शॉर्टकट कीज है, यानी सारी मिक्स हैं जो भी एक्सेल में यूज होती है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से जो है वो कॉलम ऐड हो गया। और यहाँ पर भी जो है मैंने कॉलम ऐड कर दिया। अच्छा, अब मैंने सारे कॉलम्स के दरमियान में कॉलम ऐड किया क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिसकी फॉर्मेटिंग मैंने वहां पर लगानी है उनके दरमियान में कॉलम्स में गैप है। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो हर कॉलम के बिटवीन कॉलम इंसर्ट कर दिया। अब मैं सब कॉलम्स को जो है वो कंट्रोल की प्रेस करते हुए सिलेक्ट कर लूंगी। कंट्रोल की प्रेस करते हुए ना आप नॉन एडजेसेंट आइटम्स जो कि एक दूसरे के साथ नहीं होती, यानी सेपरेट होती है, उनमें गैप आ रहा होता है, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की पे से आपने फिंगर नहीं हटानी और फिर हम बाकी कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर लिया। और फिर हम आएंगे होम टैब में फॉर्मेट में और यहाँ पर हम जाएंगे कॉलम विड्थ में। और यहाँ पे मैं 0.5 कर दिया। 0.5 से क्या होगा कि कॉलम की विड्थ इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि वो बस सेपरेशन के लिए रह जाएगा, यानी दो कॉलम्स को आपस में सेपरेट करने के लिए। तो इस तरह से जो है वो फिर आप कॉलम्स को आपस में सेपरेट कर सकते हैं, उनके दरम्यान में कॉलम इंसर्ट करें और उसकी विड्थ कर दे 0.5। अच्छा, अब हम जो है वो हाईलाइट्स करते हैं। यहाँ पर हेडिंग्स जो है उनका कलर सेट करते हैं। हम आते हैं इसके लिए यहाँ पर हाईलाइट में। हाईलाइट ऑप्शन होती है जो आपके सेल को हाईलाइट कर देती है। अब एक्सेल के अंदर ना जब आप एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं तो वो इस तरह से ओपन होती है। ऊपर होती है हमारे पास कॉलम्स, यहाँ पे होती है रोज, और ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इसको बोलते हैं सेल्स। अब इन सेल्स की जो है ना आप देख सकते हैं कि हर सेल दूसरे से सेपरेट है क्योंकि हर सेल के अराउंड बाउंड्री लाइन है। तो व्यू टैब से जाके जब आप ग्रिड लाइंस पे टिक होता है ना, व्यू टैब पे आप जाते हैं तो ऑलरेडी ग्रिड लाइंस जो है वो चेक होती हैं। तो ये ग्रिड लाइंस होती हैं जो भी ब्लॉक्स आपस में सेपरेट हैं, इनकी जो भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर इसको ऑफ कर दे तो ऐसे आपके पास शीट अपीयर होकर आती है। यहाँ पर मैंने ग्रिड लाइंस को ऑफ किया हुआ है। तो अब हम आते हैं हाईलाइट्स में और यहाँ पे मैंने इसका ये कलर सेट कर दिया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो ब्लैक में था तो वो मुझे इसलिए नजर नहीं आ रहा। अब क्योंकि जो मुझे प्रोवाइड किया गया फॉर्मेट उसमें ये व्हाइट है तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर देती हूँ। फोन स्टाइल्स में, फोन कलर्स में जाके इसको हमने कर दिया व्हाइट। अब मुझे जरूरत नहीं है कि हर सेल को मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मेट अप्लाई करूँ और हर सेल को सिलेक्ट करके मैं दोबारा ये काम करूँ। मैं क्या करूंगी, सिंपली एक सेल पे जिस पे मैंने फॉर्मेट सेट कर दिया है उसको कॉपी करूंगी और यहाँ पर हम आएंगे ऑल्ट एच बी एस और यहाँ पर हम फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपने जिस सेल का फॉर्मेट आपने डिफाइन कर दिया उसको कॉपी करें। फिर जहां पे पेस्ट करना है ना, कंट्रोल वी के थ्रू आपने पेस्ट नहीं करना। कंट्रोल वी क्या करता है कि आपका सारी चीजें पेस्ट कर देता है, या आपकी फॉर्मेटिंग फॉर्मूला सब कुछ पेस्ट कर देता है। तो आपने आना है पेस्ट स्पेशल पर। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन होती है पेस्ट स्पेशल। यहाँ से आके जो है वो आप अगर फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं तो सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होंगे। अगर आप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो जो आंसर होगा ना उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी आई होगी वो पेस्ट होगी। और फॉर्मूला से क्या होगा कि जस्ट फॉर्मूलाज पेस्ट होंगे, फॉर्मूलाज के आंसर पेस्ट नहीं होंगे। तो ये पेस्ट स्पेशल से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने अब यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पर दोबारा वो काम भी नहीं करूंगी, यानी बार बार मैं पेस्ट स्पेशल पर जाकर भी जो है वो पेस्ट नहीं करूंगी। मैंने सिंपल F4 की प्रेस करनी है, जिससे क्या होगा मेरा लास्ट जो एक्शन था वो बाकी सेल्स पे भी अप्लाई हो जाए। अच्छा, मैं एक बात रिपीट कर लूँ फिर मैं आप लोग का जो है एक क्वेश्चन लेती हूँ। अभी यहाँ पर आके हसन रसूल ने जो है वो हैंड रेस किया है।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक सेल की फॉर्मेटिंग डिफाइन कर दी है, और बाद में जो है मैंने इसको कॉपी किया, और मैं फिर पेज स्पेशल में गई, और पेज स्पेशल में जाने के बाद फॉर्मेट सिलेक्ट करके उसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। फिर सिंपली मैंने हर सेल के ऊपर F4 की प्रेस किया। F4 की क्या करती है, F4 की क्या करती है, जो आपने रीसेंट एक्शन परफॉर्म किया होता है ना, उसको ये जो है वो दोबारा परफॉर्म कर देती है। जो भी आपने रिसेंटली एक्सेल में किया होता है उसको ये रीपरफॉर्म कर देती है। F4 की ये करती है, जैसे कि मैंने इस सेल को किया है हाईलाइट, तो अगर मैं यहाँ पर आके F4 की प्रेस करूंगी तो देखिए उसने इस सेल को भी हाईलाइट कर दिया। तो F4 की एक्चुअली क्या करती है, तो आपके रीसेंट एक्शन को रीपरफॉर्म कर देती है जिस सेल में भी आप खड़े हैं। अब मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैंने अपना जो है वो पूरी रो सिलेक्ट कर लिया है। रो सिलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उससे जो है वो एंड तक का डेटा सिलेक्ट हो जाता है। हम आएंगे बॉर्डर्स में, लाइन स्टाइल में यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, और अब हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। तो ये देखें सारे सेल्स के अराउंड जो है वो बॉर्डर्स अप्लाई हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड से मैंने अपना डेटा सारा सिलेक्ट किया, और उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट एंड से डेटा सारा सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स में गए, लाइन स्टाइल आपने डिफाइन कर देनी है, उसको लाइन कलर डिफाइन कर देना है। फिर आप यहाँ से ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स का मतलब होता है कि सारे सेल्स के अराउंड बॉर्डर लगे। आउटसाइड बॉर्डर्स का मतलब होता है कि जो आपकी आउटलाइन आपने सिलेक्ट किया है ना, बस उसके अराउंड बॉर्डर्स लगे सारे सेल्स के अराउंड में। तो ऑल बॉर्डर्स का मतलब होता है ऑल सेल्स के अराउंड बॉर्डर, और आउटसाइड का मतलब होता है बस आउटसाइड पे बॉर्डर्स, यानी फिर जो है सिलेक्टेड एरिया उसके आउटसाइड पे बॉर्डर्स लगे। अब मैंने सिंपली क्या करना है, हर लाइन को सिलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देनी है, जैसे मेरा रीसेंट एक्शन जो है वो इसके ऊपर भी परफॉर्म हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेकंड्स के अंदर जो है वो हमने फॉर्मेटिंग इसकी कर ली। क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब लास्ट 10 मिनट्स। तो अभी पहले जो है वो सारी डिस्कशन कर लें, तो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, अब लास्ट डेटा एंट्री की टाइप ये होती है कि हमें जो है वो डेटा को कंबाइन करने को कहा जा सकता है। जैसे कि मेरे पास अब यहाँ पे डेटा सेपरेट है 7 कॉलम्स में, और मुझे कहा जा सकता है कि मुझे जो है वो इस तरह से डेटा चाहिए। क्लाइंट मुझसे डिमांड कर सकता है कि मुझे डेटा जो है वो इस तरह से कंबाइन करके चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि डेटा जो मैंने यहाँ पर कॉलम्स में सेपरेट करके रखा हुआ है उसी को कंबाइन किया हुआ है, लेकिन कोमा जो है वो उनके दरम्यान में सेपरेशन यूज हुई है। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन, उसके थ्रू हम जो हमारा डेटा सेपरेट हुआ होता है कॉलम में उसको कंबाइन करके इस तरह से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेटर हमारी मर्जी है, हम कोमा यूज करें या फिर हम जो है वो डैश यूज कर सकते हैं या कोई भी चीज। तो इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन से हम इस फॉर्मूला में एंटर हो गए टैब की प्रेस करने से। उसके बाद में डी लिमिटर का मतलब होता है कि आपको सेपरेशन किस चीज के लिए चाहिए। अब आप देख सकते हैं टोयोटा के बाद कोमा है, गुजावाला के बाद कोमा है, हर चीज के बाद जो है वो मैं सेपरेशन के तौर पे कोमा यूज कर रही हूँ। अब अगर आप सेपरेशन के तौर पे डैश का साइन यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी साइन यूज कर रहे हैं तो वो आपका डीलिमिटर होगा। तो जो भी आपका डीलिमिटर है उसको आपने कोमा के अंदर लिखना है, इन्वर्टेड कोमास में। मैंने मेरा डीलिमिटर यहाँ पर कोमा था जिसको मैंने इन्वर्टेड कोमा मेंशन किया, कोमा। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आती है इग्नोर एम्प्टी सेल्स, कि आपके जो कॉलम्स हैं अगर उनके दरम्यान में कोई एम्प्टी सेल आ जाता है तो आपने उसको इग्नोर करना है या फिर उसको जो है वो कंसीडर करना है। तो अभी मैंने इग्नोर करना है, तो इसलिए यहाँ तो आप जो है वो डबल क्लिक करना है इसके टू के ऊपर, कोमा। अब उसके बाद जो है वो आपने सिंपली क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, जिसको भी आपने कंबाइन करना है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, और सिंपल जो है वो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। आप देख सकते हैं कि सारी जो वैल्यूज है वो कंबाइन हो चुकी। तो ये थी सारी डेटा एंट्री की टाइप्स जो आपको कहा जा सकता है कि आप डेटा एंटर करें। ठीक है, सिंपली ये टेक्स्ट ज्वाइन के फॉर्मूला में एंटर हो गए, डीलिमिटर बताना है इन्वर्टेड कोमा में। फिर ट्रू हम यूज करते हैं कि अगर हमें एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना हो तो हम ट्रू यूज करते हैं, अदरवाइज जो है वो हमने कंसीडर करना हो तो नीचे वाली ऑप्शन पे डबल क्लिक कर देते हैं। फिर थर्ड वाली जो कमांड है उसके अंदर हमने अपना सारा डेटा जो कंबाइन करना है उसको हमने सिलेक्ट कर लेना होता है, सारे सेल्स को, तो वो हमारे पास जो है वो कंबाइन करके दे देता है। और जब आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो उससे क्या हुआ कि ये देखें, ये सारा काम जो है वो नीचे वाले सारे सेल्स के लिए हो गया। मैंने सिंपली क्या किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, मतलब जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया होता है और जहां तक लगाना होता है आप उन सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं ना, कंट्रोल प्लस डी, तो इससे क्या होता है कि आपका फॉर्मूला डाउन ड्रैग हो जाता है, और कंट्रोल प्लस आर से आपका फॉर्मूला राइट की तरफ ड्रैग हो जाता है।
चलिए ठीक है, मैं बैच 40 ग्रुप के अंदर रीसेंड कर दूंगी एक्सेल की फाइल। जी इसमें जो है वो डेट का फॉर्मेट इसलिए जो है वो चेंज हो गया है क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मूला का नाम है टेक्स्ट ज्वाइन, यानी कि ये जो है वो टेक्स्ट को ज्वाइन करके देती है आपस के अंदर। यानी कि जो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कि आपकी डेट्स को भी फिर इस तरह से ज्वाइन करके दे। तो टेक्स्ट ज्वाइन का ने क्या किया कि जो आपकी डेट्स थी ना उसको भी टेक्स्ट कंसीडर करके उसकी एक वैल्यू बनाकर यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि अगर मैं डेट के ऊपर यहाँ पर जनरल का फॉर्मेट अप्लाई कर देती हूँ तो ये देखिए उसकी वैल्यू चेंज हो गई है जो कि यहाँ पर शो हो रही है। तो ये थोड़ा सा जो है वो अगर आपको डेट्स को कंबाइन करने के लिए एक तो कहा नहीं जाएगा, जो है वो न्यूमेरिकल डेटा ही होता है उसमें डेट्स नहीं आती होती, लेकिन अगर कहा जाए तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा ही मैनुअली काम करना। अच्छा तो ये शॉर्टकट कीज है डेटा एंट्री से रिलेटेड। एक्सेल एडवांस एक्सेल की बात करें तो उसमें तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट कीज यूज होते हैं, लेकिन डेटा एंट्री से रिलेटेड जो है वो हम ये यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्या करता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्या करता है कि जो सेल्स में आपने एक ही चीज लिखनी है ना, जैसे कि मैंने सारे सेल सिलेक्ट किए हैं इसमें मैंने एक ही चीज टाइप करनी है तो मैंने टाइप किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो ये देखिए नीचे वाले सेल्स में वो ऑटोमेटिकली लिखा गया। यानी जिन सेल्स में आपने लिखना है उन सबको सिलेक्ट करें, सिंपली टाइपिंग करें एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो वो जितने भी सिलेक्टेड सेल्स हैं उन सब में टाइप हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये होती है। कंट्रोल डी से हमने देखा कि किसी भी चीज को हम डाउन ड्रैग कर सकता है, कंट्रोल आर से राइट की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट वन क्या करता है, ये आपका कोई भी सेल होता है ना अगर आप उसमें कंट्रोल शिफ्ट वन प्रेस करें तो उससे कोमा लग जाता है और साथ में दो डेसिमल प्लेसेस लग जाती हैं। डेसिमल प्लेसेस को आप यहाँ से भी जो है वो खत्म कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की भी है। हमें हर शॉर्टकट की आप लोग को जो है वो यहाँ पर अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे, ताकि आप लोग की जो क्लास है वो ट्रैक पर ही रहे। इसके अलावा ओल्ड एच के जो है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है। अगर आप किसी भी सेल में ओल्ड एच के प्रेस करें तो उससे जो है वो अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर्मेट में जो है वो आपकी करेंसी आती है और साथ में आपके डेसिमल प्लेसेस और कॉमा। करेंसी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल वन प्रेस करें, यहाँ पे स्मॉल एरो पे क्लिक करें, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अकाउंटिंग फॉर्मेट आगे आप देख सकते हैं एक सिंबल में मैंने नन सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए जब मेरे पास अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई हुआ है तो कोई करेंसी नहीं है, तो यहाँ से जाके आप करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डॉलर होती है, लेकिन यहाँ पे आपको रुपीज की भी मिल जाएगी अगर आपने लगानी है तो वो लगा सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड की जितनी भी कीज होती है ना आपने वन बाय वन प्रेस करनी होती है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट वन है, आप एक ही साथ सारी कीज प्रेस करेंगे, लेकिन ओल्ड की सारी कीज आपने वन बाय वन प्रेस करनी होती है। इसके अलावा ओल्ड एज नाइन जो है वो डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है और ओल्ड एज जीरो डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं इसमें इंक्लूडेड, एडवांस एक्सेल कोर्स में नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं डेटा एंट्री वेबसाइट्स की। तो fiverr.com upwork.com का तो हम सबको पता है कि डेटा एंट्री की वेबसाइट्स है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है और यहाँ पर जो है वो काम नहीं मिलता, तो जो बायर्स होते हैं या फिर जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको आस्क करते हैं कि आप उनसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें। तो आपने हरगिज टेलीग्राम पे जाके उनके लिए वर्क नहीं करके देना। वो आपको टेलीग्राम पे इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर आप उनसे पेमेंट की कवर नहीं करवा पाते। वो आपको यही कहते हैं कि जो है वो ये कहते हैं कि वो आपके वर्क के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, तो आप पहले आप उनको काम करके दें और फिर वो आपको पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। जब आप उनको सारा काम करके दे देते हैं फिर वो कहते हैं कि आप जो है वो आपका अकाउंट हमारे अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है, आप ये फी पे कर दें तो फिर हम आपको आपकी पेमेंट कर देंगे। ये बस एक सिक्योरिटी फी होगी जो आप पे करेंगे और फिर हम जो है वो आपको जो पेमेंट करेंगे उसमें सिक्योरिटी फी ऐड करके आपको पे कर देंगे जो भी आपकी अमाउंट बनती है। लेकिन फिर होता क्या है कि आपका जो काम होता है वो भी आप आपसे करवा लेते हैं और आपको जो है वो आपकी सिक्योरिटी फी भी वापस नहीं मिलती। तो टेलीग्राम पे आप खुद सोचें कि आपको वो क्यों बुला रहे हैं जब उनके पास फाइवर और अपवर्क के थ्रू उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको रिवीजन्स मिल रही है, नंबर ऑफ रिवीजन्स वो आपसे करवा सकते हैं, तो फिर वो आपसे क्यों टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने को कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बस काम करवाना होता है, उसके बाद में आप मुझसे पैसे नहीं रिकवर करवा सकते। आप बस फाइवर और अपवर्क के थ्रू ही काम करके दें, क्योंकि अगर आप फाइवर अपवर्क के थ्रू उनको जो है वो प्रोजेक्ट्स करके देते हैं तभी आप उनसे पेमेंट रिकवर करवा सकते हैं। किसी भी और वो आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने को बोलते हैं क्या हम हमसे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, या
कर लें, वहां से जो है वो आपने उनको नहीं करके देना कोई भी प्रोजेक्ट। इसके अलावा freelancer.com पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जो है वो आप डेटा एंट्री से रिलेटेड सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। कैटेगरीज आती हैं, आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लें जो जो आपको स्किल्स आती है। अच्छा, एडवांस एक्सेल है ना, एडवांस एक्सेल हम सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए यूज नहीं करते, ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए होता है। कोई भी जॉब करने जाए वहाँ पर एक्सेल लाजमी यूज होगा, कोई भी जॉब करें एक्सेल कहीं ना कहीं यूज होता ही है। चाहे आप मेडिकल की फील्ड से भी रिलेटेड हैं तो फिर आपको एक्सेल जो है वो कभी ना कभी यूज करना पड़ सकता है। तो एडवांस एक्सेल का कोर्स जो है वो एक तो आपके लिए, और इससे फ्रीलांस भी कर सकते हैं, ये तो एक साइड चीज है, लेकिन हमारी बेसिक नेसेसिटी भी है। जब हम जॉब करने जाते हैं, हमारी सीवी के अंदर अगर लिखा हो कि हमने एक्सेल किया हुआ है, हमें सोफिस का कोर्स किया हुआ है या फिर एडवांस एक्सेल कोर्स किया हुआ है, तो फिर हमारे प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू अदर जो कंपेटिटर्स हैं या फिर अंदर कैंडिडेट्स हैं, उनके मुकाबले में हमारे प्लस पॉइंट होगा कि इसने कोर्सेज किए हुए हैं, उसको ये स्किल्स आती हैं, वो भी एडवांस लेवल के ऊपर। तो हमें प्रेफर किया जाता है कि इस बंदे को ये चीज़ सिखानी नहीं पड़ेगी बल्कि इसको ऑलरेडी आती है। इसके अलावा people.or.com पर जाकर भी जो है वो आप अपनी डेटा एंट्री की और एक्सेल से रिलेटेड या फिर वर्ड पावर पॉइंट किसी चीज़ से भी रिलेटेड जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो इजी वेबसाइट आपको सारी समझ आ जाएंगी, ऐसी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जैसे फाइवर और अपवर कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसके अलावा tooloncer.com भी है, और आप जो है वो फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, फेसबुक पे आप रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। फेसबुक पे आप सर्च करेंगे ना डेटा एंट्री, यहाँ फिर आप उसमें जो है वो एक्सेल वर्क कुछ भी लिख के सर्च करें तो रेलिवेंट ग्रुप्स आ जाएंगे, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। फिर उसमें भी जो है वो आपको काम मिल सकता है, और मैंने काफी ज्यादा लोग को देखा है कि जिनको फाइवर और अपवर्क पे काम नहीं मिला उनको फेसबुक पे प्रोजेक्ट्स मिलते देखे हैं। तो फेसबुक पर भी जो है वो आप काम कर सकते हैं, आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो टाइम टू टाइम काम आते हैं तो आप वो परफॉर्म करके दे सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड? अच्छा, ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांस एक्सेल का कोर्स पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले तो हम एडवांस एक्सेल के कोर्स के अंदर ना 8 हमारे लेक्चर्स होते हैं। हर लेक्चर के साथ आप लोग को असाइनमेंट करने को मिलती है ताकि आप लोगों ने जो सीखा है उसका आप प्रैक्टिकल खुद करें, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि एडवांस एक्सेल एक ऐसा कोर्स है जो कि प्रैक्टिस के बगैर चल नहीं सकता। आप प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिस करके आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप इजीली ले सकेंगे। हाँ, ये आपकी फिजिबल, ये जैसे आपको फिजिबल लगे कि आप रिकॉर्डिंग लेना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। लाइव क्लास अटेंड करना जो है वो कंपलसरी एनएस ट्रेनिंग के किसी भी कोर्स में नहीं है, तो आप रिकॉर्डिंग लेना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जैसे आपको फिजिबल लगे। कुछ बच्चों को जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी डिलीवर हो रहे हैं, वो पिक नहीं कर पाते, तो वो फिर रिकॉर्डिंग लेके साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे होते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करके हमें ईमेल कर देते हैं। तो जैसे आपको फिजिबल लगे आप कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग है आपको हर लेक्चर की प्रोवाइड की जाएगी, और हर लेक्चर के जो है वो आपको असाइनमेंट भी साथ प्रोवाइड की जाएगी। उसको आपने कंप्लीट करके सेंड करना होगा। लास्ट के ऊपर हमारा कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसकी बेसिस पे आपको असाइनमेंट मिलती है, तो आप जो है वो ये कर सकते हैं, मतलब असाइनमेंट साथ साथ करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कोई एग्जाम या कोई असेसमेंट की बेसिस पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो फर्स्ट क्लास हमारी इंट्रोडक्शन की होती है जिसमें डेटा एंट्री टेक्निक, शॉर्टकट्स, फॉर्मेटिंग और मल्टीपल वर्कबुक्स और वर्कशीट्स में हम कैसे काम करते हैं ये हम देखते हैं। फंक्शंस और फॉर्मूलाज हमें कौन से कवर करने हैं ये देखते हैं। फिर एसेंशियल फंक्शंस और फॉर्मूलाज की क्लासेस होती हैं, ये होते हैं बेसिक फंक्शंस, लेक्चर नंबर 2। कि अगर किसी को एक्सेल नहीं आता तो हमने उसको भी साथ लेके चलना होता है ना, क्योंकि एडवांस एक्सेल का कोर्स कुछ ऐसे भी लोग, मेजोरिटी ऐसे ज्वाइन करते हैं जो कि बिगिनर होती है, उन्होंने एक्सेल नहीं किया होता। तो फिर हम ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इसको भी कवर करते हैं। इसके अलावा एडवांस लेवल के जो फंक्शन है, इंडेक्स मैच, इफ एरर, नेस्टेड इफ, सम इफ विद नॉट, ये सब भी कवर करते हैं, यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके अलावा डेटा एनालिसिस विद फिल्टर एंड सॉर्टिंग, और ना सिर्फ फिल्टर्स एंड सॉर्टिंग, नंबर फिल्टर्स, टेक्स्ट फिल्टर्स, डेट फिल्टर्स, एडवांस्ड एंड ऑटो फिल्टर्स जो कि बहुत कम लोगों को आता है। इसके अलावा डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और एडवांस लेवल विजुअलाइजेशन विद चार्ट्स, ग्राफ्स, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट्स। अब इन सब का जो है वो आपको एक प्रैक्टिकल दिखाती हूँ मैं। डेटा एंट्री हम देख चुके हैं, इस तरह से आप लोग को पिवट टेबल बनाना सिखाया जाएगा। पिवट टेबल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिंपल टेबल। इसमें सिंपल टेबल वाली जो है वो बस एक चीज ये होती है कि बस एक टेबल फॉर्म लगती है और कुछ भी नहीं। पिवट टेबल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स चीज है, और इसको भी हम इस कोर्स में कवर करते हैं। साथ आप देख सकते हैं स्लाइसर है, आप जिस चीज में मैं क्लिक कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होके आ रही है। और पिवट चार्ट होता है, अब जिस चीज में मैं क्लिक करूंगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्ट चेंज हो जाएगा। इस तरह के चार्ट्स, मतलब एक्सेल के अंदर आप टाइप ऑफ चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कौन सा चार्ट हम कब इंसर्ट करते हैं, उसके क्या सारे फंक्शंस होते हैं, ये सब कुछ हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। जैसे कि वेरिएंस के लिए हम वाटरफॉल चार्ट इंसर्ट करते हैं,
तो कौन सा चार्ट हम कब इंसर्ट करते हैं और उसको कैसे हम लेके चलते हैं, उसके फीचर्स वगैरह ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अपने डेटा की विजुअलाइजेशन, जिस तरह से अभी मैंने डेटा को प्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से आप लोग को भी प्रेजेंट करना आ जाएगा। इसके अलावा फ्लो चार्ट्स आप बनाना सीख सकते हैं। इंडेक्स मैच का फंक्शन हम जो है वो सीखेंगे। और इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, कि अगर आपने जो है वो नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो। अब ये जो ग्रीन कलर है ना, ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेड कलर है वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से डेटा की प्रेजेंटेशन अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, क्लाइंट को करके देते हैं, तो इट्स इम्प्रेसिव। ये जो है वो दूसरों से डिफरेंट चीज है, हर किसी को नहीं आती होती। ये एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब आप देखिए यहाँ पर कराची लिखा हुआ है तो कराची हाईलाइटेड है। अगर मैं यहाँ पर अली टाइप करती हूँ तो अली हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट सेल, रो हाईलाइट, कॉलम हाईलाइट, हेडिंग्स हाईलाइट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एडवांस रूल्स होते हैं कि हम जो भी लिखें उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ हमारी हाईलाइट हो जाए। तो ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा ये सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, डेटा बार्स वगैरह, ये सब कुछ भी हम जो है वो इस कोर्स में कवर करेंगे। सम इफ विद नॉट वगैरह ये सब फॉर्मूलाज हैं। और ये कस्टम फॉर्मेटिंग है, तो पहले हम सिंपल कस्टम फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस। और ये एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग और फंक्शंस को आपस में कंबाइन करके कैसे यूज करना है हम ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो मैच और एक पैरेट को आपस में कंबाइन किया हुआ। मैच का फंक्शन में मेजोरिटी का नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है। इससे हम चीजों को आपस में मैच कर सकते हैं, और ये हम जो है वो क्लास में डिस्कस करते हैं हर फंक्शन का पर्पस, और उसको जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके जो है वो बताया जाता है। और ये इंडेक्स मैच। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है रेलिवेंट टू द कोर्स या आज की जो क्लास है उसके रेलिवेंट, तो आप पूछ सकते हैं। फिर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस वर्क का स्कोप ये है कि जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं और फिर आपको ये सारी स्किल्स आ रही होती हैं, तो आपको प्रेफर किया जाता है दूसरों के ऊपर। और यानी कि अगर आपको किसी को सिखाना नहीं, आप खुद सोचें, आपके पास जो है वो दो ट्रेनिंग्स आपको बताए जाते हैं, या फिर दो लोग आपके पास जॉब करने आए हैं, एक को आता है काम और एक को नहीं आता काम। आपको उसको सिखाना पड़ेगा और फिर आप उसको जो है वो काम देंगे। तो फिर आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे और किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे? या फिर आप खुद सोचें कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपने किसी एम्प्लॉय को जॉब देनी है, तो एक ही सीवी के अंदर सारे कोर्सेज एडेड हैं। आप जब उसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस करते हैं रेलेवेंट टू दिस कोर्स, तो वो जो है वो आंसर दे रहा है फ्रिक्वेंटली और एक्यूरेट। लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसके पास सीवी तो उसकी फील्ड से रेलिवेंट तो है, दोनों के पास उनकी फील्ड से रेलिवेंट सीवी तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने एक ने कोर्सेज किए हुए हैं, एक ने कोर्सेज नहीं किए हुए, तो फिर आप किसको ज्यादा प्रेफर करें? इसके अलावा जो है वो आप साइड बाय साइड इसको फ्रीलांस कर सकते हैं, जो मैंने वेबसाइट बताई है उसके ऊपर। तो ये इसका स्कोप है। आप जो है वो फ्री लॉन्चिंग वेबसाइट पे जाके अगर आप देखें ना फाइवर अपवर्क पे, आपको बेसिक चीजें सारे बायर्स जो है वो सारे सेलर्स आपको बेसिक चीजें ऑफर करके नजर आएंगे, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन जो हम एडवांस सीखेंगे ना, एडवांस चीजें बहुत कम ऑफर करते हैं लोग फाइवर पे। तो जब आप अपने गिग्स बनाएंगे एडवांस की चीजों के साथ, तो एडवांस की चीजों के साथ जब आप अपना गिग बनाएंगे उसके अंदर जो देखेगा, जो भी आपका बायर होगा, वो देखेगा कि आपने उसके अंदर ऐसी चीजें डाली हुई हैं जो कि उसको खुद भी नहीं पता कि ये क्या है, तो वो फिर आपको एज ए प्रोफेशनल कंसीडर करके आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करके चला जाए। इसके अलावा आप अपना पोर्टफोलियो भी इसके अंदर एडिट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना के भी डाल सकते हैं। यस, आई एम सीए फाइनलिस्ट। मुझे जब आर्टिकलशिप मिली थी ना, तो मुझे प्रेफरेंस बेसिस पे ही मिली थी, इसी वजह से मिली थी कि मैंने इसके कोर्सेज किए हुए थे। तो उन सर ने मुझे कहा भी था कि हम आपको इसलिए जो है वो यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि आपने कोर्सेज किया हुआ है। मेरी दोनों दो फर्म्स के अंदर हो गई थी, एक केपीएमजी में हुई थी और एक क्रो में हो गई थी, तो फिर मैंने क्रो को लीव करके केपीएमजी में ही कॉन्टिन्यू। कंट्रोल शिफ्ट एंटर से ये होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर की शॉर्टकट की से ये होता है कि आपने जो सेल सिलेक्ट किए होते हैं ना, उसमें आप एक ही चीज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर कोई किसी का नेम टाइप करना है, तो आपने क्या करना है, सेल सिलेक्ट करना है, आपने सिंपली टाइपिंग करनी है। जब आप टाइपिंग करेंगे ना, ऑटोमेटिकली जो एक्टिव सेल होगा, अब आप देख सकते हैं ना कि सारी सेल्स ग्रे हैं, पहले वाला सेल वाइट है, तो वो एक्टिव सेल है। जो भी आप टाइपिंग करेंगे वो फर्स्ट सेल में होगा। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उन सब में एक ही चीज आ गई।
ilovepdf.com जो है वो टोटली फ्री वेबसाइट है। अभी मैंने जो है वो आप लोग को कन्वर्जन करके वहां से दिखाई है, वो फ्री थी। अच्छा, अगर हमें सारे कॉलम्स को रिमूव करना हो ना, तो हम रिमूव नहीं करते, हम हाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करना होता है और फिर कंट्रोल स्पेस, फिर हम कंट्रोल जीरो प्रेस करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि सारे कॉलम्स जो हैं वो हाइड हो गए हैं। बस जो मैंने एक्टिव कॉलम्स हैं उसी में मैं काम कर रही हूँ। क्या करना है आपने, अपने जिस सेल से ऑनवर्ड्स कॉलम हाइड करने हैं ना, वो वाले सेल पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, फिर आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है, जैसे सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो सारे कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। आप लोग को क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं सी फाइनलिस्ट नहीं हूँ? मतलब इसमें कोई इतनी बात तो नहीं होती, काफी ज्यादा लोग करते हैं सीए, हाँ फेल होते रहते हैं, लेकिन सीए तो हो ही जाता है। और मैंने अब तक के सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किए। अच्छा, आप सीए में कर रहे हैं, गुड। सीए में तो 2 मंथ्स बाद जो है वो पेपर होना होते हैं ना, सीए के अंदर 6 मंथ्स बाद होते हैं। चलिए ठीक है, अपना सेशन हम अभी यहाँ पर एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी, सर्टिफिकेट्स आप लोग को यहाँ पर जो है वो सबकी इस क्लास के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फर्दर अगर किसी का भी कोर्स से रेलिवेंट क्वेश्चन होता है तो आप एनएस ट्रेनिंग के इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं। और एडवांस एक्सेल का कोर्स अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।